शाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः वन्द्यते। चन्द्रः वन्द्यते। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधिकमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं वादरायणं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ भास्कृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पोज्ज्वलंगं परशो मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमर्गलिः व्याघ्रं कृतिं वसानम्। विश्व आद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताये वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवत्वमा भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख सद्योजात महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी पुण्यात्माओं को बारंबार नमस्कार है। आपका स्वागत है इस क्वांटम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेट का रहस्य जानने के लिए आज की क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैटर, दो चीज दुनिया में है। आपको कोई भी चीज दिखाई दे रही है, वो एक मैटर है। ठीक है ना? जैसे पेन है, कप है, ठीक है, किताब है, कोई भी चीज देख लो, वो सब चीज मैटर है। ठीक है ना? और ये मैटर जो है ना, इसकी संरचना मीन्स ये बना कैसे है। जहाँ आपके में कप है, पेन है, कंप्यूटर है, कोई भी चीज मैटर जिसको आप देख रहे हो, जिसे छू सकते हो, पकड़ सकते हो, वो सारी चीज मैटर है। दरवाजा है, मकान है। अब ये कैसे बना है, इसको देखते हैं। सबसे पहले मैटर किससे बना है? एक पदार्थ से। और पदार्थ में क्या है, उसको तोड़ो और छोटा करो तो उसमें क्या मिलेंगे? छोटे छोटे पदार्थ, मतलब अणु बोलते हैं उसको, मोलिक्यूल भी बोलते हैं। मतलब एक पदार्थों के समूह को हम अणु बोलते हैं। तो जो मैटर है वो बना है अणु से। और अणु को भी तोड़ो तो क्या मिलेगा? फिर और एटम, मतलब और छोटे मिलेंगे, परमाणु। अणु फिर परमाणु, उसे अणु का मूल कण कह सकते हो। कि जो ऊपर जो मॉलिक्यूल था, अणु था, उसका और छोटा पार्ट अणु हो गया। अब इसको, उसको अणु को भी तोड़ें, एटम को भी तोड़ें तो क्या होगा? सब एटम मिलेगा। सब एटम को बोलते हैं उसके बहुत छोटे छोटे परमाणु कण, बहुत छोटे छोटे, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं।
यह मॉडल जो है ना मुख्य रूप से बोहर के सिद्धांत में पढ़ाया जाता है। 12th तक हमारे सभी बच्चों ने पढ़ा, शायद आपने भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है। अब हम बेसिकली जो आधुनिक आधुनिक भौतिकी मीन्स जो आजकल जो चल रही है क्वांटम फिजिक्स, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है ना। जो क्वांटम जो फील्ड की जो थ्योरी है वो हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कोई छोटी गेंद की तरह घूमता हुआ कण नहीं है। पहले हम लोगों ने यही माना था कि छोटे छोटे कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के, लेकिन ऐसा नहीं है। वह एक प्रोबेबली वेव, मतलब एक तरंग की तरह है। जैसे कि एक लहर चलती है उस तरह से जो कण है, वो पहले सबको लोग कहते थे कण है, लेकिन नहीं, अब ये डिसाइड हो गया रिसर्च में कि एक लहर की तरह चलती है। इसे हम वेव पार्टिकल ड्युअलिटी भी बोल सकते हैं। मतलब जो वेव है लहर, उसमें भी अंदर पार्टिकल है लेकिन वो चलती है। इस सिद्धांत को समझने के लिए कई लोगों ने रिसर्च की, कल डॉक्टर आए, उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन वह क्लासिकल गेंद की तरह नहीं बल्कि ऊर्जा तरंग की तरह व्यवहार करता है। पहले बोहर का सिद्धांत छोड़ के जो आधुनिक डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने निकाला कि जो एनर्जी है वो सिर्फ उसकी तरह चलती है, मतलब लहर की तरह, तरंग की तरह। और ये है क्या इसमें, और जो साइंस पहुंची है यहाँ तक, विज्ञान ये बताता है कि टोटल एनर्जी 99.5 बार 9 लगा लो, इतनी है एनर्जी, 99.5 बार 9। और जो 9 9 करके फिर अगर हम देख रहे हैं सारी दुनिया, वो कितनी है, 0.4 बार 0 फिर 1। मतलब अभी तक यूनिवर्स के पास कितनी है, 99 पॉइंट लगाए 5 बार 9। और हम जो अब यूज कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो यूनिवर्स इतना बड़ा है, वो सिर्फ पॉइंट लगा के 4 0 फिर 1, इतनी अब तक हम यूज कर पाए। बकाया सारी एनर्जी अभी पड़ी है, उसको जैसे हम देखते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, वो कुछ ना कुछ काम करती रहेगी। तो ये एनर्जी इतनी होती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो उसके बीच में जो होता है एनर्जी के बीच में। अब इसकी जो एनर्जी है या ऊर्जा है, इसके पास क्या होता है, इसके पास सूचना भी होती है, इंफॉर्मेशन। ये एनर्जी जानती है कि तुम्हें क्या चाहिए या तुम इसको कैसे यूज करना चाहते हो, बिल्कुल समझती है सारी। पर ये अपने आप कुछ नहीं कर सकती, इस एनर्जी के लिए एक कोई ना कोई बंदा चाहिए। ठीक है ना। तो जिसके थ्रू ये काम करवाती है। तो एनर्जी, ब्रह्मांड जो हमारा है, ब्रह्मांड की मूल प्रकृति क्या है, एनर्जी प्लस इंफॉर्मेशन। जो हम सबकी एनर्जी है ना, उसमें एक इंफॉर्मेशन है कि क्या करना क्या नहीं करना। तो इसे हम कहते हैं क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी, कि हर कण में सूचना होती है। बहुत छोटे कण है जो दिखते भी नहीं है, लेकिन उनमें भी इंफॉर्मेशन है। अभी तुम कहोगे जो एनर्जी है, जो वेव चल रही है, वो आपकी इंटेंशन को सुनती है। यस। ये आपके विचार वैज्ञानिक रूप से अभी पूरी तरह सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों पे इस पर शोध हो चुका है ना, कि उसको उसे बोलते हैं हम ऑब्जर्वर इफेक्ट। ठीक है ना। और एक हुए हैं मासरू इमोटो, उन्होंने तो क्या किया है, पानी और इंटेंशन पर प्रयोग किया। पानी पे और इंटेंशन, मतलब पानी रखा, उसमें इंटेंशन डाल दी, अपने विचार डाल दिए, तो पानी का स्वभाव बदल जाता है। जैसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि 2 गिलास पानी लिए, बहुत साफ एक से पानी, और एक गिलास पानी को बहुत बहुत प्यार किया और उसे बहुत अच्छी बातें बोली। ये तो बहुत अच्छा है, तो सबकी मदद करता है, तुमसे दुनिया चलती है, मतलब जितनी अच्छी चीजें बोलनी थी बोला। और उसको बोला आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, और 2 3 मिनट उसको बोला, उसे रख दिया। दूसरे उसी गिलास के पानी को गलत तरीके से बोला, गंदे तरह से बोला, मतलब उससे कुछ उल्टा सीधा बोला कि तुम ठीक नहीं हो, तुम नुकसान करते हो, तुम्हारे कुछ भी दे, और दोनों को फ्रीजर में रख दिया। सुबह उन्होंने जब फ्रीजर से निकाला तो देखा, लेंस से कि जो जिसको प्यार भरा देखा था, जिसको गिलास को प्यार दिया था, अच्छी तरह बोला था, उस गिलास के जो क्रिस्टल थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और जिसको गलत बोला था
उस गिलास के क्रिस्टल गलत लग रहे थे। आप कभी भी ये एक्सपेरिमेंट अपने आप करके देख सकते हो। आपको वो गिलास ज्यादा अच्छा लगेगा जिसमें आपने प्यार बोला था। आप किसी दूसरे बंदे को दिखा देना, वो कहेगा यार ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। कभी भी टेस्ट कर लेना, लेकिन आप खुश होना चाहिए, पेट थोड़ा खाली होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी नहीं तो आप खाना पचाने में लग जाती है। आप अपनी एनर्जी को अपने पास रखें और उसको फिर यूज करना। प्यार से 5 मिनट उसको बोलना, और कोई अच्छे संगीत सुनाना, कुछ भी करो, और दूसरे को गलत बोला तरीके से, बुराई करना उसकी, और दोनों को फ्रीजर में रख देना। फिर देखना तो आपको अपने आप फर्क पड़ जाएगा। ये इस हालांकि इस पे अभी कुछ विवाद चल रहा है, पूरी मान्यता नहीं दी, लेकिन ये एक काम करता है, और इसको लोगों ने मतलब यूज भी कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन। अब जो हम बात कर रहे हैं क्वांटम पे, लेकिन इसका वेदांत से बहुत तगड़ा संबंध है। लोग तो कहते हैं कि इसे अभी पुरस्कार, हालांकि ये वो भी सत्य है कि पुरस्कार इसको अभी मिला है, नोबेल पुरस्कार, लेकिन हमारे वेदांत में पहले से लिखा था। अद्वैत वेदांत में कहा गया है कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अर्थात पूरा ब्रह्मांड एक ही चेतना से बना है। अर्थात वास्तव में ऊर्जा, जो हम आप है ना, या कोई भी चीज जो आप देख रहे हो, उसमें क्या है, ऊर्जा भी है और चेतना भी है। ऊर्जा और चेत जो आप देखते हो, जिस किसी पदार्थ को देख लो, उसमें ऊर्जा और चेतना की अभिव्यक्ति होगी। मतलब दोनों चीज उसमें होगी, ऊर्जा भी होगी और चेतना भी होगी। और ये आपको अगर डिटेल में पढ़ना है, जो छांदोग्य उपनिषद में बहुत अच्छी तरह से मिलता है, 6 अध्याय में पूरा भरा पड़ा है इससे। अब इसको थोड़ा सा और अगर सूक्ष्म तरीके से करें तो क्या, सबसे पहले हमने पदार्थ लिया, फिर अणु लिया, फिर परमाणु लिया, फिर उसकी ऊर्जा आ गई। और ऊर्जा क्या है, परमाणु लगभग खाली है, इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ थोड़ा सा बदल रहा व्यवहार। अभी तक पहले ये रिसर्च थी कि कण है, बाद में यह आए कि तरंग है, लेकिन अब जो रिसर्च हुई है वो ये कभी तरंग भी बन सकती है और कण भी बन सकता है। आधुनिक विज्ञान और वेदांत दोनों यह संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड मूल रूप से ऊर्जा और चेतना का खेल हो सकता है, कॉन्शियसनेस का। अब हम आपको बताते हैं कि जो वाइब्रेशन, कई बार मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, जो मैं क्लास करवाता था ना, ब्लेसिंग ऑफ द यूनिवर्स, तो जिन जिन्होंने किए उनको पता होगा कि मैं कई बार बोलता था हूँ कि वाइब्रेशन में ही इंफॉर्मेशन है। ये ऐसा जो क्वांटम फील्ड जगत के जो बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं, अमित गोस्वामी, उनको कभी सुनोगे या उनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। वो क्लियर बोलते हैं कि जो शरीर में वाइब्रेशन उठ रही ना, उसी में इंफॉर्मेशन है, और उसी में इंटेंसिटी डाल दो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको समझाते हैं थोड़ा सा। क्या होगा, पहले वाइब्रेशन हो गई, फिर इंफॉर्मेशन हो गई, फिर क्रिएशन हो गई। कैसे बनते हैं, हमने यही तो सीखना कि ये एनर्जी से हम कैसे अपने काम निकाल पाए। बेसिकली हमें इस सिद्धांत को इसलिए पढ़ना है कि जो एनर्जी है उससे हम अपने काम निकाल लें, बस हमें तो इतना पता, इतना आना चाहिए, है ना। ये ब्रह्मांड की एक प्रक्रिया है, इस प्रकार चलती है। कैसे चलती है, यूनिवर्स आपको के कुछ यूनिवर्स के वो नियम है, उन्हीं नियम पे चलता है। अब देखो यूनिवर्स में आपने देख लिया कि हर चीज एनर्जी में है, एनर्जी में फिर वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन में फिर इंफॉर्मेशन है, और जब इंफॉर्मेशन है तो क्रिएशन है। मतलब पहले एनर्जी पड़ी है, उसमें आप अपनी वाइब्रेशन डालोगे, उस वाइब्रेशन में इंटेंसिटी डालोगे, इंफॉर्मेशन डालोगे, तो आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, है ना। या ऐसे भी कह सकते हो कि पहले ऊर्जा उत्पन्न होती है, पहले एनर्जी उत्पन्न होती है, फिर वो ऊर्जा में कंपन होता है, फिर उस कंपन में एक पैटर्न बनता है, और उसी पैटर्न से एक सृष्टि का रूप बन जाता है। ये हो गया। अब कैसे बनता है, क्यों बनता है, अब इसको थोड़ा सा और गहराई से चलते हैं। क्वांटम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कि अक्सर कहा जाता है, एक एल्बर्ट आइंस्टीन थे ना, आइंस्टाइन जी। आइंस्टाइन, उन्होंने एक प्रयोग किया था कि वास्तव में एक जो एनर्जी को देख रहे थे, वो जब देखते देखते वो बीच में डर गए। क्यों, वो उन्होंने देखा था कि एक वो है, फिर बिंदु था, लेकिन उन्होंने उस वहां तक पहुंच गए थे, लहर तक। लेकिन जब दोनों लहर पे नजर मारी तो लहर वो बन गई, पदार्थ में बन गई। जैसे पदार्थ बन गई तो वो डर गए, उन्होंने छोड़ दिया था।
उसे गोट एक्सपेरिमेंट होते हैं। लेकिन उसके बाद उनके एक शिष्य थे थॉमस यंग, उन्होंने प्रकाश पे बहुत काम किया है, इलेक्ट्रॉन और क्वांटम कणों पर। उन्होंने एक क्या किया, फिर रिसर्च की। उन्होंने रिसर्च ये किया कि एक डबल स्लिट प्रयोग। डबल स्लिट का मतलब होता है कि दो बार एक तरह से दीवार में वो किया। अभी समझाता हूँ। वैज्ञानिकों ने एक बहुत सरल प्रयोग किया, सिंपल सा। एक दीवार में दो पतली दीवारें, स्लिट का मतलब है दरार, एक पतली सी दीवार बनाई, उसमें दो दरार बनाई, है ना। उसमें से सामने एक स्क्रीन लगा दी, जैसे एक दीवार है, सामने एक स्क्रीन लगी है, तो इस दीवार से एनर्जी को छेड़ भेजा, इलेक्ट्रॉन छेड़ गया किसी गन से लेके, इन्होंने इधर से छोड़े, तो उधर जाके दीवार पर उस पर देखा उन्होंने स्क्रीन पर, तो वो उनको कैसे दिख रही थी, वेव की तरह दिख रही थी। यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन छोड़े गए, ये परिणाम बड़ा चौंकाने वाला था। तो देखा सीधी लाइन नहीं, बल्कि एक तरंग बन रही है, पैटर्न बन रहा है, कि यूं यूं करके पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन है इलेक्ट्रॉन की। तो उन्होंने कहा मैं तो इसे भेज रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन, और वहां जाके वो तरंग में बन रही है। तब इलेक्ट्रॉन तब उनको ये पता लगा कि बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है वो कण नहीं है, ये तरंग है, लहर की तरह है। और इसके बाद फिर उन्होंने एक उस पर रिसर्च किया। रिसर्च ये किया कि उसका जैसे जो भेज रहे थे ना, मतलब कणों को, और उधर वो लहर बन रही थी, उसको देखने के लिए, उन्होंने नापने के लिए, उसका मेजरमेंट देख लेने के लिए कोशिश की, इसको कैसे नापा जाए, कैसे देखा जाए। तो उन्होंने देखने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉन किस दरार से गुजर रहा है, तो उन्हें पता ही था। उसके बाद उन्होंने जैसे दरार से बाहर निकलती, बीच में एक कैमरा लगा दिया। थोड़ा सा ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सा है। जैसे एक दीवार से एक कण निकल रहा है और उधर जाके वो बन रही है वेव, बीच में एक कैमरा लगा दिया। जैसे कैमरा लगाया तो एनर्जी, बहुत आश्चर्य में सारे लोग पड़ गए कि ये क्या हुआ, कि जो वहां पर पहले स्क्रीन पर वेव जा रही थी यूं करके, वो गायब हो गई और कण में पार्टिकल की तरह दिखाई देने लगे। सारे लोग वैज्ञानिक हैरान हो गए कि ये क्या हुआ। जो वो भेज रहे थे वो कण भेज रहे थे, और उस स्क्रीन पे भी वो एक लहर की तरह जा रही थी, लेकिन जैसे उसको बीच में देखा किसी ने, तो वो उसमें बदल गई, कण में, पार्टिकल में बदल गई। तो इससे वैज्ञानिकों को लगा कि इसको ऑब्जर्वेशन, माप करने के लिए कण का व्यवहार बदल जाता है। जैसे भी किसी इस ऊर्जा को आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, वो अपना व्यवहार बदल लेता है। और वेदों में भी सभी जगह लिखा है कि जो अदृश्य चीज है, उसे जैसे आप देखते हो तो वो फिर आपकी दृश्य बन जाती, अदृश्य चीज दृश्य बन जाती। यही आपकी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन मीन्स जो आप चाहते हो, उसे पाना चाहते हो जिस चीज को, उसके लिए जो आप बोल रहे हो, अगर वो आप अभी तो दिखाई नहीं दे रही, अब जो आप कुछ दिन काम करोगे वो दिखाई देने लगे, समझ लो आपका काम हो गया। तो वो एनर्जी चेंज हुई है। तो इसे कहा गया है ऑब्जर्वर इफेक्ट। इस घटना को हम ऑब्जर्व इफेक्ट कहते हैं, है ना। इस पे और लोगों ने बहुत काम किया, बहुत लोग साइंस वाले साइंटिस्ट आए, उन्होंने काम किया। उसके बाद इसको कैसे देख सकते हैं, इसका मन का ध्यान मीन्स जो मेडिटेशन में जो कई बार हम करवाते नहीं, बिल्कुल बैठ के देखिए, आप 10 साल बाद आगे चले जाइए, जो आप देखते हो आप करके देखिए, 10 साल बाद उसी तरह का होगा। क्योंकि आप एनर्जी को कर रहे हो, बदल रहे हो उसमें, कणों में। लेकिन वो इमीडिएट नहीं होता, टाइम लेगा लेकिन हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों के अनुसार ये है, बिल्कुल बिल्कुल ये स्पष्ट बात है ये, कि ऑब्जर्व फैक्ट का मतलब मानव सोच नहीं, ये नहीं कि हम सोच लेंगे हो जाएंगे, बल्कि मानव की प्रक्रिया, मेजरमेंट, इंटरेक्शन, मतलब आपकी इंटेंसिटी कितनी है। ग्लेनरीन का सिद्धांत, जब मैं आपको 60 सेकंड रुकवाता हूँ, कभी 2 मिनट रुकवाता हूँ, वहां ग्लेनरीन का सिद्धांत है। वो मैंने आपको शायद उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। वो फिर भी पढ़ाऊंगा आप जब क्लास करूंगा। तो इसीलिए करवाते हैं कि जैसे आपकी इंटेंसिटी होती है, नॉर्मल नहीं दिखेगी वो, आप ऐसे पढ़ते रहो, कुछ कुछ नहीं होगा जब तक उसमें अपनी इंटेंसिटी डालोगे। इंटेंसिटी का मतलब होता है आपके भाव, आपकी कॉन्सियसनेस, और कॉन्सियसनेस जितनी ज्यादा गहराई से डालोगे, उतने ही ज्यादा जल्दी काम होता है, और वो अपना व्यवहार बदल जाएगा,
आपका काम हो जाएगा। उसे हम भौतिक इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ भौतिक इंटरेक्शन, है ना। इसको नासा ने भी रिसर्च की थी इस पे। तो एक दिन मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, 2025 की बात है शायद ये। उसमें जब क्यों क्वांटम का मेरे को बड़ा शौक चढ़ा पढ़ने को, तब उन्होंने एक पढ़ा था एंटेंगलमेंट क्या है। मतलब एक जो है सिद्धांत है क्वांटम का, एंटेंगलमेंट। उसके अनुसार किसी एक चीज के दो टुकड़े कर दिए जाएं। क्या आवाज आपको डिस्टर्ब आ रही है क्या? नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, अच्छा। ठीक है। मेरे इधर कुछ बस शोर हो रहा बाहर, तो इसलिए मैं शायद आपको भी आ रही है। एक चीज कड़क कड़क एक चीज के दो टुकड़े करके और एक को कई प्रकाश दूर रख दियो। मतलब कई प्रकाश मतलब बहुत दूर रखे हो, जित जहां तक आप पहुंच भी ना सकते हो। और अगर इसमें चेंज करोगे तो उसमें भी साथ साथ चेंज होता रहेगा। ये समय और स्थान के पास हमेशा जुड़े रहते हैं। मतलब इनमें दूरी नहीं है, इनमें कोई दूरी नहीं है, हमेशा एक साथ रहते हैं। इस सिद्धांतों को मैं अब अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जब अपनी क्लास लूंगा तब उसमें अच्छी तरह समझाऊंगा डिटेल में, बिल्कुल। कि कभी कोई चीज इसमें कोई क्वांटम में कोई दूरी नहीं है। आपका बच्चा इंग्लैंड में बैठा है, अभी आपसे प्रेयर करो वहीं पहुंच जाएगी। आपको मन से सोचने में टाइम लगेगा, हवाई जहाज से जाने में टाइम लगेगा और टाइम, लेकिन जैसे ही आप क्वांटम में सूक्ष्म में जाके सोचते हो, वो आपके साथ ही होता है। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अब वेदांत क्या करता है इसको, बिल्कुल इसमें क्या बताता है कि अद्वैत अद्वैत सिद्धांत जो है हमारा, या अद्वैत वेदांत कह सकते हो, कि हम सब एक ही हैं उसमें, कि दृष्टि ही सृष्टि है। दृष्टि ही सृष्टि मतलब जैसा आप देखोगे वैसे ही आपको सृष्टि दिखेगी। अर्थात जैसी हमारी चेतना होती है वैसे ही हमारी अनुभूति की दुनिया बनती है। मतलब जैसा आप सोचोगे, जिस तरह से आप काम करोगे, उसी तरह से आप जो परेशान हो या आपने मैनिफेस्ट कर रखा है परेशानी, वैसे नहीं आई आपके पास। जाने अनजाने में आपने किसी परेशानियों को आमंत्रित किया है, तभी वो आपके पास आएंगे। खुशियां आमंत्रित की तो खुशियां आपके पास आएंगे। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। और अगर और ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो मांडुक उपनिषद में अद्वैत दर्शन में मिलता है ये सब। और जब ये सब आप जान जाओगे तो जिस सब के लिए आप परेशान होते हो या जो आपको चाहिए, उसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मत मैनिफेस्टेशन। तो विज्ञान अभी तक ये नहीं कह पाया, लेकिन आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जल्दी काम करने लग जाएगा, बहुत जल्दी। क्योंकि सिर्फ सोच से मतलब जैसे ही आप उस एनर्जी को सोचते हो, विजुलाइज करते हो, उस स्टेज में जाके गहराई से या अपनी इंटेंशन लगा के, तो फिर क्या होता है कि जो एनर्जी है वो वास्तविक क्या होती है, पूरी ठोस हो जाती है। पहले तो खाली एनर्जी है, उसमें जब आप इंटेंशन लगा के सोच रहे हो, बिल्कुल सोच रहे हो, तो फिर वो वास्तविक ठोस बन जाती है और आपका समझ लो काम हो जाता है। ऐसे भी कह सकते हो, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हो कि क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि कण और तरंग दोनों संभव है। तरंग ऑलरेडी चली रही है और कण उसका ठोस जो होना चाहिए। तो अगर हम इसको देखते हैं तो देखने का प्रभाव इस पर पड़ता है, ये हमारा वेदांत कहता है। वेदांत कहता है चेतना सृष्टि का आधार है। ये जो चेतना होती ना, ये हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना का जब भी मैं चेतना कहूं, हम अपनी अपनी कॉन्शियसनेस पे सभी की इन मतलब उसी का सृष्टि का आधार है। पूरी सृष्टि इसी से बनी है, ठीक है। ब्रह्मांड इतना ठोस नहीं है जितना हमें दिखाई देता है, बिल्कुल एनर्जी बना घूम रहा है, बिल्कुल तैर रहा है। चलो एक और बिल्कुल सिंपल उदाहरण दे के समझाता हूँ। ऑब्जर्वर इफेक्ट, मतलब देखने का, किस तरह से हम देखते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने उदाहरण देता हूँ। मानो आप अपनी कार से, कहानी के रूप में शायद आप जल्दी समझ में आती है ना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, हो सकता है ये याद हो जाए एक ही बार में आपको। आप कहाँ मतलब अपनी कार से
कहीं घूमने जा रहे हो, बच्चों के साथ घूमने जा रहे हो, आपने एक देखा सड़क के किनारे एक आधे किलो लोहे का टुकड़ा पड़ा है। आपने छोड़ा, पड़ा होगा, पड़ा रहने दो, आधे किलो हमने क्या करेंगे इसका। आप गाड़ी से, कार से जा रहे हो, आप मस्ती में आपने देखा, बच्चों ने भी कहा देखो लोहा का टुकड़ा पड़ा है, कहा टुकड़ा रहने दो कोई बात नहीं, आप उसे इग्नोर करके चले जाते हो क्योंकि आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। आप अपनी कार से जा रहे हो, आधा किलो लोहा आपका लिए क्या है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो चला, आप चले गए आगे उसको छोड़ के। उसके बाद एक बच्चा आया जो कबाड़ बीनने वाले का काम करता है, छोटा कबाड़ी जो होता है, एक अपने बीच में पॉलिथीन डाली हुई है, कबाड़ छोटा बीनता है। उसने देखा अरे भाई ये लोहे का टुकड़ा, उसने फट उठाया और उसने उसको ऑब्जर्व किया कि इसे मैं 5 रुपए का कबाड़ी को बेच दूंगा। जो कबाड़ इकट्ठा करता था वो अपने कबाड़ी को ले जा देता, उसने कहा 5 रुपए में बिक जाएगा। उसने कहा, उसने उस लोहे के टुकड़े में क्या देखा, इसमें मेरे को 5 रुपए का फायदा हो जाएगा। उसके बाद उसने लेके अपने थैले में डाल के शाम को कबाड़ी के पास गया जो माल इकट्ठा करता था, उसको कहा कि साहब ये हम लाए थे आप, उसने कहा ठीक है 5 रुपए, उसने कबाड़ी ने दे दिए। अब कबाड़ी ने उसमें क्या देखा, जो उनका डीलर, उसने कहा यार ये तो हमें 25 का मिल जाएगा, अगर हम जो डीलर आएगा हमारा उसको बेचेंगे तो तुम्हारा 25 का बिक जाएगा। तो उसने उसी टुकड़े में कितने देखे, 25 रुपए, टुकड़ा वही है। उसके बाद वो शाम अपने दूसरे एक हफ्ते का माल इकट्ठा करके डीलर के पास गया, बड़े के पास, कहता साहब ये मैं लाया था, ये लोहे का टुकड़ा, कहता ठीक है 25 में दे दो। जब उसने 25 को दिया तो डीलर ने देखा यार ये तो 25 का है, लेकिन मैं तो इसे दुकान में 50 का बेच दूंगा। तो उसने डीलर को ने अपने इसको दुकान के लिए सोचा कि मैं दुकान को इसको 50 का बेच दूंगा, और उसने एक बड़े दुकानदार को दे भी दिया। लोहा चल रहा था 150 रुपए 125 रुपए किलो, उसने कहा 50 है फिर भी फायदा, उसने इसको दे दिया 50। डीलर डीलर ने क्या किया, अपने दुकानदार को दे दिया। अब दुकान वाले के पास एक चाकू बनाने वाला आया, उसने देखा यार लोहा ये बहुत अच्छा लोहा है, इसकी अगर मैं चाकू बनाऊंगा तो इसमें तो हमारे कम से कम 50 चाकू निकल जाएंगे, और मैं 50-50 का एक चाकू बेचूंगा तब भी हमारे 2500 बन जाएंगे। तो उसी लोहे के टुकड़े में वो बंदे ने कितने देखे, अपने 25 रुपए देखे। टुकड़ा वही है जिसे आप सड़क पे छोड़ के आए थे, कोई वैल्यू नहीं बदली। उसके बाद वहां से एक कार बनाने वाला आया मालिक, उसने कहा देखा यार लोहा तो बहुत अच्छा दिख रहा, उसने कहा इसको ले जाता हूँ, इसमें कुछ थोड़े और मटेरियल डालूंगा, इसको और रिसाइकिल करूंगा, इसका मैं कार का पार्ट बनाऊंगा, तो ये तो हमारा 50,000 का बिकेगा, इतना अच्छा लोहा है। उसी लोहे के टुकड़े में अब जो कार बनाने वाला था उसने उसमें 50,000 देखे। जब 50,000 देखे तो उसको, उसने कहा ठीक है। उसके बाद वहीं पर थोड़ी देर में एक रोलेक्स घड़ी बनाने वाला, जो बहुत महंगी घड़ी आती है, वो मालिक आया। उसने देखा कि यार ये तो लोहा बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, इससे तो मैं अपने घड़ी की स्प्रिंग बनाऊंगा, तो इसमें तो कितने निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे, इसमें तो मैं 5 करोड़ कमाऊंगा। तो उसमें तो इस घड़ी का स्प्रिंग तो बहुत छोटा होता है, इसमें तो इतने निकल जाएंगे तो कई करोड़ कमा जाऊंगा। और तो उसी लोहे को टुकड़े को जिसने आपने छोड़ दिया था, उसने 5 रुपए ऑब्जर्व किए तो उसे 5 मिले 25। तो जैसा जैसा इसे कहते हैं ऑब्जर्वर इफेक्ट, मतलब जितना आप उसको ऑब्जर्व करोगे ना उसका इफेक्ट। ये मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया आपको, ताकि आप इसको भूलो नहीं कि ऑब्जर्व करने का कितना इंपॉर्टेंस होती है। और अब जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या जो आपकी एनर्जी है ना, तो कैसी है बताता हूं। जो आपके पास मौका आता ना, किसी काम का अवसर कहते हैं ना, या आपका काम बनने वाला है, या किसी ने कोई आपको मैसेज दिया, तो ये कैसे होते, कैसे हैं, अवसर की तरंगें जो आते हैं ना, नदी की धारा की तरह बहती हैं, आपने उसी की धारा के साथ बहना है। जो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई आप मेरे से बात करो, ये काम करना है, अगर आप उसके साथ चल रहे हो ना, तो समझ लो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। या समझो नदी में आप सीधे तो तैर सकते हो, मतलब धारा के साथ, उल्टे तैरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी नदी में तैरना हो या आपको पार करनी हो तो सीधे तो तैर सकते हो आसानी से, उल्टे नहीं तैर सकते। तो जैसी धारा बह रही उसी के साथ बहना है। और सुनो, पृथ्वी पर जो कुछ भी आप देखते हैं उसका निर्माण, उसको बनाने वाला क्या है, वही मूल तत्व से हुआ है, जिस एनर्जी जो मैं समझा गया हूं।
इसी से प्रत्येक वस्तु की रचना की जाती है, नई अवस्थाएं तथा रूपों को जन्म दिया जाता है तथा पुरातन को मिटा दिया जाता है। प्रत्येक निर्माण के पीछे परमेश्वर की योजना है, कार्य प्रणाली तथा कल्पना कार्य कर रही होती है। मूल तत्व को असीमित आपूर्ति निरंतर जा रही है, कोई कमी नहीं है, एनर्जी बढ़ती रहती है, एक्सपेंड होती रहती है। पृथ्वी की रचना भी इसी मूल तत्व से की गई है। ब्रह्मांड में उपस्थित चांद, तारे, सूर्य, आकाश, प्रकाश, जल, वायु, ग्रह, उपग्रह, आज सभी दृश्य अदृश्य चीजों तथा अवस्थाओं का जन्म भी इसी मूल तत्व से हुआ है। फिर भी इसका अंश मात्र समाप्त नहीं होता है, ये कभी कम नहीं होती है। जो हमारी प्रार्थना सबसे लास्ट में आती है ना, पूर्णमदा पूर्णम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो इसी पे आधारित है। कभी इसका अर्थ थोड़ा देख लेना, मेहता साहब सुना देंगे, सुन लेना, कभी खत्म नहीं होती। परमात्मा भी इसी तरह से है। विचार मूल तंत्र का एक अंश, जो हम और आप सोचते नहीं है, विचार मीन्स मन में कोई आया ना विचार, ये उस तंत्र का एक छोटा सा अंश होता है, बहुत छोटा सा। तो मूल तत्व की सोचने समझने की क्षमता रखता है। जो तुम्हारा विचार आता है सब बिल्कुल सबको समझता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता की ओर प्रेरित करते हुए निरंतर कार्य करता रहता है। ये कभी आपको कमी नहीं करता, ये एक जितना मांगो यूनिवर्स उससे ज्यादा देता रहता है। ठीक है, अब इसको आजकल के हिसाब से था, अब मैं आपको थोड़ा वेदांत के हिसाब से बताऊं इस एनर्जी क्या है। वेदांत का है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म का मैं मतलब बताता हूं। प्रज्ञानम ब्रह्म वेदांत का एक महावाक्य है जो ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि प्रज्ञान ही ब्रह्म है। अब आप कहोगे प्रज्ञान है क्या, प्रश्न उठते हैं प्रज्ञान है क्या। तो आचार्य बताते हैं उसके, जिन्होंने उपनिषद लिखा है, कि जिस चेतना से हम देखते हैं, समझ गए ना, ध्यान से सुनना, जिस चेतना से हम देखते हैं, जिस चेतना से हम सुनते हैं, जिस चेतना से हम सूंघते हैं, और जिस चेतना से हम स्वाद लेते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं और बोलते और सोचते हैं, वही चेतना प्रज्ञान है। आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना, वही प्रज्ञान है। ये वेदों में लिखा हुआ है। अब इस प्रज्ञान का और इंद्रियों के साथ हमारे साथ क्या संबंध है। अक्सर हम ये समझते हैं ना कि आंख देखती है ना, कान हमारे सुन लेते हैं, जीभ स्वाद लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेदांत कुछ और कहता है। वेदांत इससे भी, जो लोगों ने आजकल रिसर्च की, इससे भी ऊंचा क्या क्या, वो कहता है कि आप स्वयं नहीं देखते, कान स्वयं नहीं सुनते, इन सब के पीछे पीछे आपकी चेतना कार्य कर रही होती है, वही प्रज्ञान है। चेतना, जैसे कान तो अभी भी है, अगर कोई आदमी डेड हो जाए, खत्म हो गया, मानो उसकी चेतना चली गई, तो क्या वो सुन सकता है? भाई सुन, तभी सुन सकता, अब सुन सकता, कान तो तब भी है अब भी है, नहीं सुन सकता। उसके पीछे वो चेतना है ना मैन, वो काम करती है। और ये इंद्रियां तो केवल जो है ना हमारी उपकरण, कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल है। वास्तविक में जो है ना, जो जानने वाला है वो चेतना ही है, कॉन्सियसनेस। और हमारा जो, तुम्हारा मनुष्य का जो वास्तविक स्वरूप होता है, इस महावाक्य में छिपा हुआ है। इसका अर्थ ऐसे मान सकते हो कि हम केवल शरीर या मन नहीं है। ये नहीं कि हम अकेले शरीर हैं या हमारा मन है तभी, नहीं। हमारा वास्तविक स्वरूप चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और वही चेतना वास्तव में ब्रह्म है। जो चेतना आपके अंदर है वही ब्रह्म के अंदर है, मतलब पूरा ब्रह्म है। ब्रह्मांड वही, सारा यूनिवर्स ही वो है। जब आपको ये पता लग जाए, तब तो आप इसमें और से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई इसका असर तो मेरे पे। देखो सारे वेदों का मैं आपको बताता हूँ, चारों वेदों का, ठीक है ना, कि व्यक्ति की चेतना, अद्वैत वेदांत कहता है कि व्यक्ति की चेतना और ब्रह्मांड की चेतना अलग नहीं है। आपकी जो चेतना है वो कॉन्शियस, ब्रह्मांड की कॉन्शियस अलग नहीं है। इसलिए वेदांत में चार महावाक्य कहे गए हैं। एक तो पहला जो मैंने बता दिया, प्रज्ञानम ब्रह्मा। फिर एक आता है अहम ब्रह्मास्मि। प्रज्ञानम ब्रह्मा का मतलब होता है चेतना ही ब्रह्म है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, वही ब्रह्म है। वो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अपने दिल में मान लो मैं ब्रह्म हूँ, तो कॉन्शियसनेस है। वो तत्वमसि,
तू वही है जो परमात्मा न है। तत् त्वम असि, तत् माने वो, त्वम माने तुम, असि माने है। इसे अयम आत्मा ब्रह्म, कभी मौका लगा तो ये सब चीज समझाऊंगा आपको। कभी लाइफ में मौका लगे तो आप लोग उपनिषद जरूर पढ़ना, बड़ा मजा आएगा जिंदगी में। इसका मूल संदेश यही है कि व्यक्ति और परम सत्य अलग नहीं है। जो परमात्मा है या यूनिवर्स की जो सत्ता है या जो ब्रह्म है, जो मूल तत्व है, वो आपसे अलग नहीं है, आपका ही साथ है। अब इसका करो क्या, इसका साधना में कैसे उपयोग करेंगे भाई? आपको पता लग गया कि ये सब चीज है, लेकिन हम उपयोग कैसे करेंगे? तो आप, हम सब में प्रज्ञानम स्वरूप है, ये सब जान गए कि हम सब में चेतना है और है। तो हमारी साधना बदल जाती है जब आपको ये पता लग जाए ना कि मैं भी हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का असर मेरे में भी है। तो आप जो भी पूजा करोगे ना, आपको पूजा करने का ढंग बदल जाएगा, आपका बात करने का ढंग बदल जाएगा, आपकी चाल बदल जाएगी। क्योंकि जैसे ही आपको ये एहसास होने लग जाएगा कि परमात्मा आपके साथ रहता है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके अंदर तो परमात्मा आ गया। तो ऐसा आदमी किसी दूसरे को धोखा नहीं देगा, अच्छा रहेगा और परमात्मा के नजदीक रहेगा, बस ये मानो। और ध्यान का उद्देश्य तब होता है कि जब इंद्रियां मन से ऊपर उठ जाए, बिल्कुल, और अपने वास्तविक चेतन स्वरूप को जो लोग पहचान जाते हैं या जो अपनी चेतना को पहचान जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कॉन्शसनेस ही तो है, कुछ भी करवा लो। और सिंपल सा एक उदाहरण ले लो, और एक सिंपल सा उदाहरण, मान लीजिए कि एक बल्ब है। बल्ब से क्या होता है, प्रकाश दिखाई देता है, सभी को पता है, या ट्यूबलाइट हो से प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन क्या प्रकाश का स्रोत क्या है, या प्रकाश कहाँ से आ रहा है? बिजली से, ठीक है ना। इसी तरह इंद्रियां बल्ब की तरह हैं और चेतना बिजली की तरह। मानो अगर आपने बहुत अच्छा, चाहे 1000 वाट के बल्ब लगा दो या लाइट लगा दो, उसमें बिजली नहीं आ रही है तो वो नहीं जलेगी, कोई ना कोई करंट होना चाहिए। ऐसी तरह हमारी तुम्हारी सबकी जो इंद्रियां हैं वो बल्ब की तरह काम करती हैं, और जो चेतना है वो बिजली की तरह है, ठीक है। तो वास्तविक शक्ति हमारी क्या है? चेतना ही है। तो आप ऐसे भी इसका अर्थ निष्कर्ष निकाल सकते हो कि प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है जो चेतना देखती है, जो चेतना सुनती है, जो चेतना जानती है, वही चेतना वास्तव में ब्रह्म है। और वही चेतना हमारा वास्तविक स्वरूप है। मेहता साहब, क्लियर जी। करो, क्यों इसको जी। बढ़ाने को तो बहुत बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ठीक है। सूर्यो भांति। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नीमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ